अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर कि अगर कॉर्नियल अल्सर जो है उसको ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाके किस किस तरह की डिजीज़ की फॉर्म इख्तियार कर सकती है। तो फिर अब होता क्या है कि एज वी ऑल नो कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो है वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट ना किया जाए तो ये फैलता ही चला जाता है। सेम अकर्स इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर कि अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते पूरी आई को इन्वेड कर सकता है और फिर उसके बाद ये ब्लाइंडनेस या फिर लॉस ऑफ विजन की कंडीशन पे भी बात पहुंच सकती है। कि होता क्या है कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में बात कहाँ से शुरू हुई? फ्रॉम द कॉर्निया। कॉर्निया का पे बैक्टीरिया की इन्वीजन हुई, कॉर्निया की अल्सरेशन हुई। अब जब कॉर्नियल एपिथेलियम की अल्सरेशन हुई, उसकी इन्फ्लेमेशन हुई, वो डैमेज हो गई, देन देयर विल बी अ पॉइंट कि जहाँ पे कॉर्नियल सर्फेस जो है, कॉर्नियल एपिथेलियम जो है दैट वुड बी स्लफ्ड ऑफ एंड आफ्टर द स्लफिंग ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम फिर बारी आएगी कॉर्नियल स्ट्रोमा की। इस तरह कॉर्निया की मुख्तलिफ लेयर्स जब इन्वेड होती चली जाएंगी, स्लफ्ड ऑफ होती चली जाएंगी, उनका अल्सर होता चला जाएगा। फिर उसके बाद इट वुड स्टार्ट इन्वेडिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द आई बॉल कि पहले ये एंटीरियर चैम्बर में पहुँचेगा, फिर आइरस की तरफ चला जाएगा, फिर लेंस की तरफ चला जाएगा और फिर जो आई बॉल है उसके मुख्तलिफ पीछे वाले पार्ट्स की तरफ चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरी आई में फैलना शुरू कर देगा एंड एट द एंड द रिजल्ट वुड बी लॉस ऑफ विजन। तो वन बाय वन अब हम देखेंगे कि किस तरह से बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर स्प्रेड होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई और किस तरह से ये कॉम्प्लिकेट करता है। सो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की जो पहली कॉम्प्लिकेशन है डैट इज़ टॉक्सिक अराइडोसाइक्लाइटिस और एंटीरियर यूवीआइटिस। तो इस केस में क्या होगा? हियर वी कैन सी द कॉर्निया पे अल्सरेशन हो चुकी है, डैमेज हो चुके हैं और जब अल्सरेशन होने के बाद कॉर्नियल सरफेस जो दैट इज स्लफ्ड ऑफ, तो फिर इन्वेजन होगी टूवर्ड्स द एंटीरियर कंपार्टमेंट। जो बैक्टीरिया है दैट वुड एंटर इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट। एक दफ़ा बैक्टीरिया एंटर कर गए इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर उसके बाद क्या होगा? इम्यून रिएक्शन। ऑब्वियसली जब इम्यून रिएक्शन होगा तो मुख्तलिफ तरह के इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, साइटोकाइन्स रिलीज होंगे और जब बैक्टीरिया भी होंगे, साइटोकाइन्स भी होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होंगे, ऑल थ्री डीज सेल्स वुड रिजल्ट इन द डैमेजिंग कंडीशन और एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो ऊपर ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। सामने हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? सबसे पहले तो हमारे पास आयरस पड़ा हुआ है, तो आयरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आयरस की। और जो आगे आगे पड़ा हुआ है दैट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सीलरी बॉडी। सीलरी बॉडी भी इस इन्फेक्शन की जद में आ जाएगी और जब आयरस और सीलरी बॉडी का एंटीरियर पार्ट जब इसकी जद में आएगा वी कैन से डैट कि यूवियल ट्रैक का एंटीरियर पार्ट जो है उसका इन्फेक्शन हो गया। दैट इज द कंडीशन नोन एज एंटीरियर यूवीआइटिस या टॉक्सिक अराइडोसाइक्लाइटिस। हियर वी हैव पिक्चर ऑफ एंटीरियर यूवीआइटिस या टॉक्सिक अराइडोसाइक्लाइटिस और यहाँ पे कुछ वाइट कलर के सेल्स जो नज़र आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली क्रेटिन प्रेसिपिटेट्स। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज सेकेंडरी ग्लाउकोमा। अब ये बात हम सबको पता है कि हमने बात एंटीरियर यूवीआइटिस के टॉपिक में भी पढ़ी थी कि एंटीरियर यूवीआइटिस में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाउकोमा। सो ये जो है सेकेंडरी ग्लाउकोमा इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के इन्वेजन हो गई ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी मुतासिर हो गए। अब अगला स्टेप क्या है कि देयर वुड बी द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इन्फ्लेमेटरी सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे, मुख्तलिफ तरह के साइटोकाइन्स इकट्ठा हो जाएंगे और एंटीरियर कंपार्टमेंट में यहीं पर ही हमारे पास पड़ा हुआ ट्रेबिकुलर मेशवर्क। एंड ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड इन द ऑक्यूलर कंपार्टमेंट। अब इंट्राओक्यूलर फ्लूइड किस तरह से ड्रेन करता है इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया था कि फ्लूइड जो है यहाँ से फ्लो करता है, आयरस के ऊपर आता है और फिर साइड पे श्लीमेन केनाल मौजूद होती है। तो श्लीमेन केनाल के थ्रू ड्रेनेज होनी होती है। तो इंट्राओक्यूलर फ्लूइड होगा क्या कि इन द केस ऑफ द एंटीरियर यूवीआइटिस या इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, साइटोकाइन्स वो आके इकट्ठा हो जाएंगे इन द ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड दे वुड ब्लॉक द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आई। अब क्या होगा? इंट्राओक्यूलर फ्लूइड जब वो ड्रेन नहीं हो सकेगा इट वुड रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्राओक्यूलर फ्लूइड इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा? राइज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ द ग्लाउकोमा। और सेकेंडरी ग्लाउकोमा जो है विच मीन्स कि पहले कोई डिजीज़ हुई उसकी वजह से ग्लाउकोमा होगा। तो इसकी वजह केस में क्या हुआ कि पहले बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हुआ, फिर उसके बाद एंटीरियर यूवीआइटिस हुआ, फिर उसकी वजह से जो ग्लाउकोमा डिवेलप हो गया दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्लाउकोमा। नाउ द थर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर इज डेस्मेटोसील। अब ये बात हमने शुरू के टॉपिक में भी पढ़ी थी इन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया कि सबसे पहले एपिथेलियम बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के केस में क्या होगा कि पहले बैक्टीरिया ने आके इन्वेड किया, इन्फ्लेमेशन हुई, स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम हो गई, अल्सरेशन ऑफ एपिथेलियम हो गई। सेम वुड हैपन विद द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भी स्लफ्ड ऑफ हो जाएगा, उसकी भी अल्सरेशन हो जाएगी। जब एपिथेलियम से लेकर यहाँ तक स्ट्रोमा जो है वो स्लफ्ड ऑफ हो जाएगा, यहाँ तक कि एरिया में अल्सरेशन हो जाएगी। फिर क्या नीचे बच जाती है? डेस्मेंट मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा कि फ्रॉम दिस एरिया ऑफ अल्सरेशन ये जो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है यहाँ से आउट पाउचिंग हो जाएगी डेस्मेंट मेम्ब्रेन की, विच इज एक्चुअली द हर्निएशन ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन। के ऊपर की तरफ अल्सरेशन हुआ, अल्सरेशन की वजह से एक होल क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी। उसी एक एम्प्टी स्पेस के थ्रू, उसी एक ओपनिंग के थ्रू डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी आउट पाउचिंग हो जाएगी, हर्निएशन हो जाएगी, विच इज़ नॉन एज डेस्मेटोसील।
नाउ द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर इज़ परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। परफोरेशन क्या चीज़ होती है? दैट इज़ क्रिएशन ऑफ पोर्स। कॉर्नियल अल्सर क्या कि पहले क्या है कि इन्फेक्शन हुआ ऑफ द कॉर्नियल सर्फिस, उसकी वजह से कॉर्नियल सर्फिस जैसे एपिथेलियम, स्ट्रोमा, ये स्लफ्ड ऑफ होगा, और जब ये स्लफ्ड ऑफ होगा इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस पोर्स विच इज़ नॉन एज परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। ठीक, और जब परफोरेशन हो जाएगी ऑब्वियसली फिर जो बाकी आई के पार्ट्स हैं वो अप्रोचेबल हो जाएंगे। अब जोन सा भी आई का पार्ट अप्रोचेबल होगा टुवर्ड्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया वही इफेक्ट होगा। तो अगर सेंटर से हो रही है, कॉर्निया की के सेंटर पार्ट से हो रही है अल्सरेशन, तो आई के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट्स जो हैं वो मुतासिर होंगे, फॉर एग्जांपल लेंस। और अगर कॉर्निया की पेरिफेरल पार्ट से अल्सरेशन हो रही है, वहाँ से परफोरेशन हो रही है, तो आई के जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं वो मुतासर होंगे, जैसे हमारा आइरस थी। तो अब हम देखेंगे कि परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर की वजह से जब कॉर्नियल बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाए, इट वुड लीड टू द परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल सर्फिस। तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसको हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक होता है सेंट्रल कॉर्नियल, एक होता है सेंट्रल और अगला होता है पेरिफेरल। तो पहले हम पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर देख लेते हैं कि अगर पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कॉर्निया मुतासर होगा, यहाँ पे सारा कॉर्निया मौजूद है, ये है कॉर्निया का पेरिफेरल पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया मुतासर होगा, इसकी अल्सरेशन होगी। ऑब्वियसली पेरिफेरल पार्ट में क्या मौजूद है, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्निया के पेरिफेरल पार्ट के पीछे है आइरस, तो आइरस जो है वो ज़्यादा ईजीली अप्रोचेबल होगा। तो अगर पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया का अल्सर हो जाएगा, बैक्टीरिया एंटर करके आइरस तक पहुँच जाएंगे, तो आइरस को इन्वेड कर सकते हैं। और अगर आइरस के ऊपर से जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया वो अल्सरेशन के बाद हट जाएगा, देन इट वुड रिजल्ट इन द प्रोलैप्स ऑफ द आइरस। सो हेयर वी कैन सी कि पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर हो चुका है। इट इज़ द ये जो येलोइश ग्रीनिश कलर का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन। दिस इज द पेरिफेरल पार्ट, और पेरिफेरल पार्ट से जब अल्सरेशन हो गई वी कैन सी द प्रोलैप्स ऑफ आइरस। अब अगली बात आ जाती है सेंट्रल कॉर्नियल अल्सरेशन की। पेरिफेरल की बात कर ली, अब ये जो है दैट इज सेंट्रल एरिया ऑफ कॉर्नियम विच इज सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया है। अगर इसकी अल्सरेशन हो जाती है इट वुड रिजल्ट इन द स्लफिंग ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्नियम। स्लफिंग ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया मीन्स कि आई के जो सेंट्रल पार्ट में जो स्ट्रक्चर मौजूद है दैट आर इजीली अप्रोचेबल, और सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया के बिल्कुल पीछे हम देख सकते हैं हमारा लेंस पड़ा हुआ है। ठीक, तो जब ऊपर से सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया की तय हट जाएगी तो बैक्टीरिया इजीली इन्वेड कर सकते हैं लेंस को, और जब बैक्टीरिया इजीली इन्वेड कर देंगे लेंस को, इट वुड रिजल्ट इन ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस विच इज नोन एज कैटरैक्ट। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन, जिसको हम सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। हेयर इज़ अ वाइट एरिया विच शोज द कैटरैक्ट फॉर्मेशन ऑफ द लेंस। अब उसके बाद अगली बात क्या है कि लेंस जो हैं वो अटैच्ड होते हैं बाय जोन्यूल। ठीक, तो जब बैक्टीरिया आगे जोन्यूल को इन्वेड करेंगे तो फिर जोन्यूल जो है वो भी मुतासिर हो जाएंगे। जोन्यूल जो मुतासिर होंगे विच मीन्स कि अटैचमेंट ऑफ लेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड एनी मोर। तो क्या होगा, उसकी वजह से लेंस अपनी जगह से हट जाएगा, और अगर लेंस अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा दैट इज नॉन एज सबलक्सेशन ऑफ लेंस। अब जब सबलक्सेशन ऑफ लेंस हो गई, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि लेंस डिसलोकेट करके बिल्कुल आगे की तरफ चला जाए विच रिजल्ट इन द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ। Here is a picture of corneal ulceration. Here we can see the prolapse of virus. और क्योंकि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जब प्रोसीड करता है then it can also result in the cataract of lens. So here we can see the cataractus lens. और इसके अलावा जो है लेंस की सबलक्सेशन भी होती है, एंटीरियर डिसलोकेशन भी होती है। तो एंटीरियर डिसलोकेशन के बाद आके कैटरैक्टस लेंस आगे की तरफ प्रोलैप्स कर गया है। सो हेयर वी हैव कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अनट्रीटेड बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। तब होगा क्या कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो है वो कॉम्प्लिकेट होकर पहले आया एंटीरियर कंपार्टमेंट में, फिर वो मूव किया उसने टुवर्ड्स द आइरस एंड लेंस। अब आगे के स्ट्रक्चर की बात खत्म हो गई। अब अगर इसको ट्रीट मजीद ना किया जाए देन इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन इन्वेडिंग द अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई, इंट्राओक्यूलर स्ट्रक्चर्स। अब अगर ये प्रोसीड करके पोस्टीरियर चैम्बर में आ गया तो पोस्टीरियर चैम्बर में जो विट्रस ह्यूमर है उसको इसने इन्वेड किया, इट कैन रिजल्ट इन एंडोफ्थेल्माइटिस। अब एंडोफ्थेल्माइटिस जो है वो क्यों होता है, इट रिजल्ट्स ड्यू टू द इंट्राओक्यूलर कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन। तो ऑब्वियसली जब इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर कॉर्निया इन्वेड हुआ, वो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद आगे की तरफ बैक्टीरिया प्रोसीड किए, वो बाकी कॉलोनाइज कर गए इन द विट्रस ह्यूमर। और जब यहाँ पे आके इन द इंट्राओक्यूलर पार्ट ऑफ द आई में बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर गए, इट वुड रिजल्ट इन द इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेशन ऑफ इंट्राओक्यूलर कंटेंट्स एंड बल्जिंग ऑफ आई। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एंडोफ्थेल्माइटिस के जब पीछे की तरफ इंट्राओक्यूलर कंटेंट्स जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इट वुड रिजल्ट इन द आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ आई कंडीशन नॉन एज एंडोफ्थेल्माइटिस। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, इनसाइड, ऑफ्थेल मीन्स रिलेटेड टू आई, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंट्राओक्यूलर पार्ट्स ऑफ द आई। अब भी अगर कॉर्नियल अल्सर को ट्रीट ना किया गया देन दे वुड रीच अ स्टेज के ये आई के मुख्तलिफ लेयर को इन्वेड करना शुरू करते हैं। वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ आई के, रेटिना होती है, फिर कॉरॉइड होती है, फिर स्क्लेरा होती है। जब ये लेयर्स भी इन्वेड होना शुरू हो जाएगी इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ पैनऑफ्थेल्माइटिस।
हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ पैन ऑफ थेल्माइटिस। फिर उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि पैथोजेंस जो हैं, जो बैक्टीरिया है, दे हैव कॉलोनाइज्ड द विट्रस ह्यूमर, द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आई जो है, पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई, वहाँ तक पहुँच गए, उसको इन्वेट कर चुके हैं। क्या होगा यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर होगा। उसकी एक वजह ये भी कि अभी हमने पढ़ा कि आई सफरिंग फ्रॉम द सेकेंडरी ग्लाउकोमा। सेकेंडरी ग्लाउकोमा मीन्स कि इंक्रीज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई में जब ना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि पीछे की तरफ जो है प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाएगा इन द विट्रस ह्यूमर, और जब विट्रस ह्यूमर में पीछे की तरफ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन के अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट होगा। अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट होगा तो जो कोरॉइड है उसके अंदर ब्लड वेसल्स है, कोरॉइड जो है इट इज़ हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर, कोरॉइड के अंदर वेसल्स जो है वो बर्स्ट कर जाएंगी, और जब कोरॉइड के अंदर वेसल्स बर्स्ट कर जाएंगी, इट वुड रिजल्ट इन द इंट्राओक्यूलर हेमरेज। अब इंट्राओक्यूलर हेमरेज की वजह से जब कोरॉइड के अंदर वेसल्स जो है वो बर्स्ट कर जाएंगी तो ऑब्वियसली रेटिनल सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ कर जाएगा। रेटिनल सप्लाई कंप्रोमाइज़ कर जाएगा, देयर वुड बी अ पॉइंट कि रेटिना जो है वो डिटैच हो जाएगा, रिजल्टिंग इन अ डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना। अगली बात ये होगी कि अभी हमने पढ़ा कि लेंस जो है उसकी एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाती है इन द केस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर, और जब लेंस की एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाएगी तो आगे पहुँचते पहुँचते कॉर्निया के साथ इंटैक्ट में आ जाएगा। कैटरेक्टस लेंस जो है आगे की तरफ जब एंटीरियर डिसलोकेशन होगी तो आगे की तरफ आइरिस भी प्रोलैप्स कर जाएगा। आइरिस प्रोलैप्स हो जाएगा तो आइरिस जो है वो कॉर्निया के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और जब आइरिस जो है कॉर्निया के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो इन दोनों के दरमियान एडहेशन होगी विच इज़ नोन एज एंटीरियर साइन की। अब बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में हुआ क्या था कि एक्चुअली कॉर्निया जो है उसकी अल्सरेशन हो गई थी, ठीक, क्योंकि सर्फिस कॉर्निया जो है वो ख़त्म हो गई थी। अब क्या होगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सर्फिस कॉर्निया जो है फिर से रीजनरेट करे और फिर से इंटैक्ट हो जाए ड्यू टू स्कारिंग, लेकिन यहाँ पे तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा है। अब इंट्राओक्यूलर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि फिर से जो रिफॉर्म हुई है कॉर्निया वो फिर से बर्स्ट हो जाएगी, फिर से यहाँ के पे होल क्रिएट हो जाएगा विच इज़ अ कंडीशन नोन एज कॉर्नियल फिस्टुला। अब जब बार बार कॉर्निया जो है रीऑर्गेनाइज होगा और बार बार वो डिस्टर्ब, अब जब बार बार कॉर्निया रीऑर्गेनाइज होगा और बार बार वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक पॉइंट पहुंच जाएगा कि कॉर्निया में परमानेंट फिस्टुला की फॉर्मेशन हो जाएगी विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कॉर्नियल फिस्टुला। अब जब कॉर्निया का डिफेक्ट हद से ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा अल्सरेशन होगी, फिर उसके बाद एक अगला स्टेप आता है दैट इज़ कॉर्नियल स्कारिंग। बेसिकली अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है हमारी बॉडी में कि जब हमारी सरफेस कवरिंग विच इज़ एपिथेलियम वो लॉस्ट हो जाती है तो फिर एक अलग से स्कार, प्रोटेक्टिव स्कार जनरेट हो जाता है ताकि मज़ीद बैक्टीरिया, मज़ीद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मज़ीद फॉरेन ऑब्जेक्ट बॉडी में एंटर ना कर सके और मज़ीद डिस्टर्बेंस ना हो सके। सो सेम अकर्स इन द केस ऑफ द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है कि जो चीज़ अल्लाह पाक ने इंसान को दी है सेम अगर वो डैमेज हो जाए तो सेम वैसी चीज़ वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर कॉर्निया डैमेज हुआ ड्यू टू अल्सरेशन और उसकी का एक अल्टरनेटिव स्कार प्रोड्यूस हो गया तो वैसा काम नहीं कर सकेगा जैसा कॉर्निया कर रहा था। कॉर्निया जो था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था जिसकी वजह से हमें देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर स्कारिंग हो जाएगी और जितनी ज़्यादा स्कारिंग होती जाएगी हमें उतनी ही देखने में दिक्कत होती रहेगी, बिकॉज स्कारिंग जो किसी भी तौर पे कॉर्निया का अल्टरनेटिव नहीं हो सकती। अब स्कारिंग किस तरह से होगी, ऑब्वियसली ड्यू टू द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। तो बात कुछ यूँ हुई कि ज़्यादा कॉर्नियल अल्सरेशन हो गई, जितनी ज़्यादा कॉर्नियल अल्सरेशन उतनी ज़्यादा कॉर्नियल स्कारिंग, और जितनी ज़्यादा कॉर्नियल स्कारिंग होगी उतनी ही देखने में प्रॉब्लम होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिक्रीज ऑफ द कॉर्नियल स्कारिंग अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की कॉर्नियल स्कारिंग होगी और उसमें कितनी लिमिटेशन आएगी इन द विजन। तो सबसे पहली है दैट इज़ नेबुला। नेबुला के केस में डिग्री ऑफ स्कारिंग क्या होगी कि इट वुड इन्वॉल्व द सर्फेस एपिथेलियम एंड बाउमेंस लेयर, और जो स्ट्रोमा है उसका हल्का सा एक पार्ट ऊपर की लेयर, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा, वो इन्वॉल्व होगी। सो नेबुला के केस में कॉर्नियल अल्सर को कवर करने वाली एक हल्की सी झिल्ली बनती है जो ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं होती, विच मीन्स के विजन जो है वो ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ नेबुला इन कॉर्नियल स्कारिंग। अब अगली है मैक्यूला। मैक्यूला के केस में जो है डिग्री ऑफ कॉर्नियल स्कारिंग वो अपर हाफ ऑफ स्ट्रोमा तक आ जाएगी, विच मीन्स कि स्कारिंग जो है वो किसी हद तक डिफ्यूज़ है। एंड डिफ्यूज़ स्कारिंग का मतलब कि इट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर विजन, तो विच विल रिजल्ट इन द थिकर ओपेसिटी एज कम्पेयर टू द नेबुला, और विजन जो है वो इस वाली स्कारिंग में मुतासिर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन है ल्यूकोमा। और ल्यूकोमा के केस में क्या होगा कि ऊपर से एपिथेलियम फिर स्ट्रोमा और इनकी स्कारिंग हो चुकी है, और ये बात तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इन द केस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर आइरस का आगे की तरफ प्रोलैप्स होता है, तो आइरस भी अपनी जगह से आगे की तरफ आ चुका है, ठीक। तो देयर रीचेस अ पॉइंट कि स्कारिंग होते होते जब कॉर्निया की सारी लेयर्स को इन्वेट कर हो चुकी, स्कारिंग हो चुकी है, देयर रीचेस अ पॉइंट जब स्कारिंग आइरस तक भी पहुंच जाए। अब ये जो स्कार्स बन रहे हैं इन द कॉर्निया, जो कॉर्निया के मुख्तलिफ लेयर्स को इन्वेट कर रहे हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के। और अगर यही स्कार
आयरस तक भी पहुंच जाए, विच मीन्स कि कॉर्निया के दरमियान और आयरस के दरमियान एडहेशन होने शुरू हो जाएगी, ठीक, विच रिजल्ट्स इन अ कंडीशन नोन एज ल्यूकोमा। अब अगर मजीद स्कारिंग होगी देन इट वुड लीड टू अ कंडीशन ल्यूकोमा अडहेरेंट, कि इस कंडीशन में क्या होगा कि आगे की तरफ जो कॉर्नियल ओपेसिटी है उसकी अटैचमेंट हो जाएगी विद आयरस। तो आयरस और कॉर्नियल ओपेसिटी जब आपस में अटैच हो जाएंगे दैट इज़ नोन एज ल्यूकोमा अडहेरेंट। और जब इससे पहले ओपेसिफाइड कॉर्निया और आयरस के दरमियान अडहेशन हो कि आपस में चिपक रहे होंगे दैट इज़ नोन एज कंडीशन ऑफ ल्यूकोमा। Here we have a picture of leukoma with corneal opacity, and here we have a picture of leukoma adherent, and here we can see leukoma, and further here we can see iris attached to the corneal opacity. So in this picture of leukoma adherent, first of all here we can see the leukoma, here we can see the iris attached to the corneal opacity. और फर्दर हम कहते हैं कि इन द केस ऑफ द ल्यूकोमा अडहेरेंट देयर इज इनकार्सरेशन ऑफ द आयरस, कि आयरस जो है पीछे की से आगे की तरफ जब उसका प्रोलैप्स हुआ तो आगे वाले ओपेसिफाइड कॉर्निया में घुस गया है, इनकार्सिरेट हो गया है इन द ल्यूकोमा अडहेरेंस। अब अगली स्टेज जो होती है इन द स्कारिंग वो आती है फिर इक्टेटिक कॉर्निया। अब इक्टेटिक कॉर्निया क्या है, इस स्टेज में क्या होती है कि अब कॉर्निया की जब तमाम जब लेयर्स को आगे जाके आयरस को भी स्कार इन्वेट कर चुका है तो अब अगला स्टेप होगा सिकाट्राइजेशन। तो सिकाट्राइजेशन होती है इन द केस ऑफ द इक्टेटिक कॉर्निया। व्हाट इज सिकाट्राइजेशन? सिकाट्राइजेशन बेसिकली जब भी इसका नाम आएगा इट मीन्स कि स्कारिंग हुई और स्कारिंग के बाद फिर उसके बाद स्कार्स में कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होती है, झुर्रियाँ अपेयर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक। तो सेम अगर इन द केस ऑफ द एक्टेटिक कॉर्निया कि अब जब कॉर्निया सारा इन्वेट हो गया बाय द स्कारिंग, सारे कॉर्निया की स्कारिंग हो गई, ठीक। फिर उसके बाद उसके अंदर फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ द स्कार्ड कॉर्नियल सरफेस रिजल्टिंग इन एक्टेटिक कॉर्निया। अब अगली स्टेज होगी ऑफ स्यूडोकॉर्निया। अब स्यूडोकॉर्निया के केस में क्या होगा कि स्कारिंग हो गई, तो स्कारिंग के बाद क्या होगा, कॉर्नियल सरफेस पे ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर जब एक बार ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दिस कैन बी इन्वेडेड बाय द कंजक्टाइवल एपिथेलियम। एक बार इस कनेक्टिव टिश्यू पे जब इन्वेजन होगी ऑफ कंजक्टाइवल एपिथेलियम इट वुड रिजल्ट इन स्यूडोकॉर्निया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, कि अब कॉर्निया पहले जैसा नहीं रहा, उस पर स्कारिंग भी हो गई, कनेक्टिव टिश्यू की डेपोजिशन भी हो गई, फिर उसके बाद कंजक्टाइवल एपिथेलियम की इन्वेजन भी हो गई, सो अब वो स्यूडोकॉर्निया। नाउ द लास्ट वन इज एंटीरियर स्टेफाइलोमा। तो एंटीरियर स्टेफाइलोमा क्या है कि ये जो हमारा एक्टेटिक कॉर्निया होता है जब इसके अंदर ल्यूवियल टिश्यू भी शामिल हो जाएगा देन इट इज़ नोन एज एंटीरियर स्टेफाइलोमा। सो अप टिल नाउ यहाँ पर हमने कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर की तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस पढ़ ली हैं कि अगर कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर को ट्रीट ना किया जाए तो आगे वो किस किस तरह की फॉर्म इख्तियार कर सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस की जो ट्रीटमेंट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।